हेलो 12th क्लास। नाउ वी स्टार्ट द पार्ट 2। हम करेंगे इंडस्ट्री चैप्टर में, स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्री में आईपीआर। आईपीआर मीन है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशंस, जो 1956 में किया गया था। एक डिक्लेरेशंस की गई थी, डिक्लेयर किया गया था रोल ऑफ द स्टेट का क्या रोल रहेगा। तो 1956 के अंदर ये क्लियर किया गया था कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया के अंदर सरकार का क्या योगदान रहेगा। और इसके लिए एक रोड मैप भी बनाया गया था सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर, और इसमें जो है काफ़ी ग्रोथ भी अचीव की गई, और साथ में सामाजिक जस्टिस के द्वारा कि समाज का जो है बिना किसी मतभेद के जो है समाज के साथ उनका प्रॉपर वेलफेयर के रूप में जो है किस तरीके से अपने टारगेट को अचीव किया गया। तो 1956 के अंदर जो पॉलिसी बनाई थी उसमें प्रिंसिपल एलिमेंट्स क्या क्या थे। सबसे पहले तो क्या किया गया था कि इंडस्ट्री को क्लासीफाइड किया गया था 3 कैटेगरी के अंदर। सबसे पहला तो क्या किया गया था कि दोज विच वुड बी एस्टैब्लिश एंड डेवलप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, की कुछ इंडस्ट्री ऐसी होंगी जिस पर पूर्ण रूप से कंट्रोल किसका रहेगा, गवर्नमेंट का, जिसमें इंक्लूड थी एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और रेलवे। सेकंड कैटेगरी बनाई थी जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दोनों का रहेगा एस्टैब्लिशमेंट। प्राइवेट सेक्टर भी एक रोल प्ले करेगा, एक सेकेंडरी रोल प्ले करेगा। फर्स्ट रोल किसका रहेगा, गवर्नमेंट का। और इसका मेन था कि न्यू एंटरप्राइजेज वर्क टू एस्टैब्लिश प्राइमरली इन द प्राइवेट सेक्टर, ताकि जो नए नए एंटरप्राइजेज है वो भी पब्लिक सेक्टर में प्रवेश करें। और इसमें कैटेगरी रखी गई थी जो इंडस्ट्रियाँ कौन सी थी, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, जिसमें कंट्रोल प्राइवेट पर्सन का भी और पब्लिक दोनों का रहेगा। ऑल इंडस्ट्रीज अदर देन इन कैटेगरी, जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में नहीं आती थी वो इंडस्ट्रियाँ कौन सी थी, प्राइवेट सेक्टर की। आईपीआर 96 में ये इम्प्लाइड किया गया था कि स्टेट वाज टू स्पेयर हेड, यानी कि स्पॉन्सर रहेगा प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में। सेकंड जो पॉलिसी में लिया गया था पॉइंट, वो इंडस्ट्रियल लाइसेंस, कि कोई भी प्राइवेट पर्सन अगर इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो सबसे पहले उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। बेसिक आइडिया, क्या आइडिया है, किस लिए लाइसेंस लेना चाहता है, और लाइसेंस जो देने का मेन मोटिव यही था कि वो बैकवर्ड रीजन के अंदर जो है अपनी इंडस्ट्री जो है ओपन करे। और ये किस लिए था, ताकि रीजनल इक्वलिटी लाई जा सके। लाइसेंस वाज नीडेड नॉट ओनली फॉर एस्टैब्लिशिंग ए न्यू एंटरप्राइज। लाइसेंस देने का या लेने की ज़रूरत केवल ये नहीं थी कि हमें न्यू एंटरप्राइज जो है सेटअप करना है, बल्कि प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए भी जो है उसको भी एक्सपेंड करना है। दिस वाज टू रेगुलेट द एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूज़, यानी कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है उसका बंटवारा, उनको सही तरीके से वितरण जो किया जाए वो रेगुलेट सही तरीके से हो डिफरेंट यूज़ के लिए, और साथ ही साथ प्रमोट करे सोशल वेलफेयर को, ना कि प्राइवेट प्रॉफिट को। फिर था इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रियों को डिफरेंट प्रकार के कंसेशन भी दिए गए कि जो भी प्राइवेट पर्सन है अपनी इंडस्ट्रीज अगर वो बैकवर्ड रीजन में सेटअप कर रहा है तो उसको डिफरेंट जो है कंसेशन दिए गए। फर्स्ट तो क्या गया था, फ्रीडम फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर सम टाइम। सेकंड, सब्सिडी पावर सप्लाई। ये 2 प्रकार के उनको कंसेशन दिए गए थे ताकि रीजनल इक्वलिटी को प्रमोट किया जा सके। फिर बात हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसको डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने जो है अपनी सेकंड जो 5 ईयर प्लान बनाया था इसमें इंक्लूड किया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। उसके लिए पॉलिसी बनाई सरकार ने। प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो है मेन ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक आयरन, स्टील, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये किस लिए था, जनरेट था इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आधारभूत सुविधाएं जो है प्रदान की जाए, इसलिए ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप की गई थी। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने का मेन मोटिव था टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ाया जाए।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है इज़ प्रेजेंटली डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में डिफाइन किया हुआ था कि इन्वेस्टमेंट जो है 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी, और बिगिनिंग 1951 के अंदर जो प्लान था उसमें डिफाइन किया गया था कि हुज इन्वेस्टमेंट डिड नॉट एक्सीड 5 लाख, उसमें 5 लाख थी, परंतु जो दूसरा प्लान बनाया उसमें 5 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट की रेशो रखी गई। रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल मेन यही था कि अचीव द गोल ऑफ प्लानिंग जो भी योजना बनाई गई थी कारवाई कमेटी के द्वारा, उस गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करना था। इसको हम कार्ल विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी भी कहते हैं। 1955 के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 3 प्रिंसिपल जो है इसके सिद्धांत थे, विशेषताएं थी, 3 टिपिकल करैक्टरिस्टिक्स थी। सबसे फर्स्ट क्या था कि SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आप लेबर इंटेंसिव होगी, यानी कि लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, मशीनों का कम यूज़ किया जाएगा, ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज़ किया जा सके। To produce a given output, small scale industry is expected to use more of labor than capital, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है लेबर का ज़्यादा यूज़ करेगी कंपैरिजन टू मशीन, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में यूज़ मोर ऑफ कैपिटल देन लेबर। सेकंड थी कि SSI क्या शो कर रही थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शो करती थी लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, देयरफॉर इक्वलिटी, ताकि समानता रहे, इंटर रीजनल इक्वलिटी आए, तो इसलिए फ्लेक्सिबल का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो थी वो भिलाई स्टील्स और यहाँ थी, इसीलिए बैकवर्ड रीजन और दूसरे रीजन्स के अंदर जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियाँ सेटअप की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। इसका मेन मोटिव यही था। फिर इससे कुछ अच्छे प्रभाव भी आए, यानी कि गुड इफ़ेक्ट भी हुए, बैड इफ़ेक्ट भी हुए। तो सबसे पहले हम करेंगे गुड इफ़ेक्ट। अच्छे प्रभाव क्या हुए कि एक तो क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ हुई, आउटपुट इंक्रीज़ हुआ, 6% एनुअल इंक्रीज़ इन आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1990। 1950 से लेके 1990 तक जो है 6% एनुअल इंक्रीज़ हुआ था आउटपुट में। सेकंड, देयर वर मार्क्ड डाइवर्सिफिकेशंस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है इम्प्रूवमेंट हुई। सनराइज इंडस्ट्री जो है मेन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। और फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो भिलाई और रोरकला में सेटअप की गई थी, ये शिफ्ट कर रही थी हमारी इंडियन इकोनॉमी को। इम्पैक्ट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री का ग्रोथ हुई थी SSI की वजह से, तो वो जो है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर रही थी, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस के साथ। तो गोल ऑफ 5 ईयर प्लान जो था उसमें एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हुआ, मॉडर्नाइजेशन भी हुई, इक्विटी भी आई और सेल्फ रिलायंस भी आया, और ये पैरामीटर था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अब बात करेंगे हम बैड इफ़ेक्ट, क्योंकि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। तो वो बैड इफ़ेक्ट क्या हुए कि पब्लिक सेक्टर जो है वो मोनोपोली थी, क्योंकि पब्लिक गवर्नमेंट का ही अधिकार था, किसी और का उस पर कंट्रोल नहीं था। तो उसकी वजह से जो है टर्न आउट टू बी डेट सोशल वेट, इनएफिशिएंसी, करप्शन, लीकेज, पिलफेरेज एंड प्रिंसिपल करैक्टरिस्टिक्स थी इसकी। बाय इंक्योरिंग बिग लॉसेस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लेड टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ स्केयर नेशनल रिसोर्सेज, कि पब्लिक सेक्टर में क्या था कि मोनोपोली हो चुकी थी, तो उसकी वजह से भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अयोग्य व्यक्ति जो हैं सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, और जिसकी वजह से काफ़ी लॉस जो है सरकार को उठाना पड़ा। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज का सही ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, बट इट फेल्ड टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन कर रहे थे, उनकी ग्रोथ इंक्रीज़ कर रहे थे, परंतु वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाई, क्योंकि लैक ऑफ कंपटीशन प्रमोटेड द डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स टू फोकस अपॉन मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द मार्केट, क्योंकि इनका ध्यान पूर्ण रूप से अपनी एकाधिकार पे ही था कि हमें बस यहीं जो है सेटअप करना है,
तो ये कंपटीशन जो है में नहीं आ पाई और जिसकी वजह से भी काफ़ी लॉस हुआ। फिर थर्ड है सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस रेदर देन जनरेटिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन। प्रूव टू बी इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट था, जिसकी क्योंकि हमने जो है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस को जो है ज़्यादा वो किया कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट प्रमोशन में, तो उससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज सेव नहीं हो पाई। आवर फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व थी जो वो धीरे धीरे कम होने लगी बाय द एंड ऑफ 1990 और स्टॉक जो है रीच देयर बॉटम so much so that we had to plug our gold reserve with the World Bank to salvage our borrowing। और इस कारणों से हमें जो है वो वर्ल्ड बैंक पर में जो है सोना गिरवी रखना पड़ा और बदले में जो पेमेंट थी वो करनी पड़ी। तो ये स्थिति आ गई थी क्योंकि पब्लिक सेक्टर में क्या था कि जो भी रोज़गार था एम्प्लॉयड थे वो ये सोचते थे कि हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो हमारा तो कुछ हो नहीं सकता, तो उन्होंने काम को जो सही तरीके से नहीं किया, इनएफिशिएंटली रिसोर्सेज का यूज़ किया, फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे पब्लिक सेक्टर को काफ़ी नुकसान जो है उठाना पड़ा। तो ये है बैड इफ़ेक्ट। आप कि क्या हमारा SI पॉलिसी थी और क्या जो है हमने इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए IPR पॉलिसी 1956 में की, तो उसका क्या रोल रहा, किस तरीके से क्लासीफाइड किया गया इंडस्ट्री को और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने का मेन मोटिव क्या था, तो और वो मेन मोटिव हमें सही तरीके से मिला कि नहीं मिला, उसके गुड और बैड इफ़ेक्ट क्या थे। तो आप इनको पहले ध्यान से सुने और फिर इसे रिलेटेड नोट्स जो है अपने रजिस्टर में नोट करें। ये आपका चैप्टर आज जो है कंप्लीट हो चुका है।